Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Business Organization. आज के लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, और उस स्केल ऑफ ऑपरेशन में हमने दो टाइप के स्केल ऑफ ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन वाज द लार्ज स्केल और दूसरा था स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट के रेफरेंस में हमने उसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं या क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस भी अवेलेबल हैं। तो क्या क्या वो मेन डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है डाइवोर्स बिटवीन द ओनर्स एंड मैनेजमेंट। क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता चला जाता है तो जो ऑनर है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करनी होती है, और उसके लिए वो एक मैनेजमेंट बॉडी को क्रिएट करता है और उसमें वो एक्सपर्ट पर्सन्स या एक्सपर्ट मैनेजर्स को हायर करता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन एनलार्ज होती है ये साइज भी लगातार बढ़ता चला जाता है और मैनेजमेंट और ऑनर के बीच में एक डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो अपने तरीके से काम करना चाहता है और ऑनर का मैनेजमेंट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन नहीं रह पाता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के साइज के बढ़ने के साथ साथ ऑनर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक तरीके से डाइवोर्स हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू हैवी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स एफिशिएंसी। क्या होता है जब स्ट्रक्चर बहुत हैवी होता चला जाता है तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस क्रिएट होती हैं और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, जो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी है, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ हार्मोनी अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग नंबर्स। अब जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाता है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ते चले जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा अथॉरिटीज को डेलीगेट करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करना होता है, जिससे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह से उनके बीच में जो हार्मोनी है उस हार्मोनी की कमी हो जाती है। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, जो उनके बीच में एक सामंजस्य है, इक्विलिब्रियम है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता चला जाता है क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज इट बिकम इम्प्रैक्टिकेबल टू अवॉइड वेस्ट इन सेवरल डायरेक्शंस ड्यू टू इम्प्रॉपर कंट्रोल। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कंट्रोल आपका इम्प्रॉपर होता चला जाएगा और उस इम्प्रॉपर कंट्रोल की वजह से ये इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है कि आप वेस्ट को अवॉइड कर सको। यानी कुल मिला के वेस्टेज बढ़ती चली जाती है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता रहता है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट ऑफ एलबोरेट एस्टेब्लिशमेंट फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस अफेयर्स। बिजनेस अफेयर के इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए आपको एक इलेबोरेट एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको जो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फॉलो नहीं कर पाती हैं, और इस एलेबोरेट एस्टेब्लिशमेंट के लैकिंग की वजह से, इसकी कमी की वजह से जो इफेक्टिवनेस है बिजनेस ऑपरेशंस की वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्टिंग इन पुअर ह्यूमन रिलेशंस। लगातार कोऑर्डिनेशन की दिक्कत भी होती है, जो प्रॉब्लम लगातार बढ़ती चली जाती है क्योंकि साइज एक्सटेंड करेगा, डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे, इनके बीच में एक लैक ऑफ हार्मोनी क्रिएट हो जाती है और लैक ऑफ हार्मोनी क्रिएट होने से कोऑर्डिनेशन भी कम होता चला जाता है, और जब कोऑर्डिनेशन कम होता चला जाएगा तो क्या होगा, ह्यूमन रिलेशंस और ज़्यादा खराब होते चले जाएंगे, जिससे किसी भी पर्टिकुलर वर्क को आप प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं कर पाओगे जब तक कि उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसी तरह से कुछ सोशल इविल्स भी हैं लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन साथ में। ये सोशल इविल्स कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज रिजल्ट इन मोनोपोली। ये जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कभी कभी ये इस लेवल तक पहुंच जाती हैं कि इनके अलावा और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो ये एक मोनोपोली कंडीशन क्रिएट कर देती हैं। यानी कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं जो केवल एक प्रोडक्ट को
यही प्रोवाइड करती हैं, बाकी और कोई भी इनका कॉम्पिटिटर नहीं होता है। ओके, सेकेंड वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पावर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। जब लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस को मैक्सिमम फोकस किया जाता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो इस केस में क्या होता है, जो वेल्थ, पावर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कॉन्सेंट्रेशन है वो केवल और केवल कुछ ही हाथों में रह जाता है जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे होते हैं। ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो सोशल इविल्स में काउंट होता है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। क्योंकि लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही हैं, तो जैसा प्रोडक्ट ये डेवलप करना चाहते हैं वैसा ही प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। इन्हें कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट से कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इनके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। कंपटीशन मार्केट में इनके अलावा और कोई फाइट नहीं कर रहा होता है। इसी तरह से ये लेबर का भी एक्सप्लोरेशन करते हैं। लेबर को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनको जो वेजेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए, उतने वेजेस वो उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। अपने सप्लायर्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। जिस रेट पर रॉ मटेरियल के प्राइजेस को पे किया जाना चाहिए उस रेट को ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये भी एक इसके अंदर ड्रॉबैक है। इसके साथ साथ इट में मेक एफर्ट्स टू करप्ट द होल बॉडी पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि अपने इंटरेस्ट के लिए ये कंप्लीट बॉडी पॉलिटिक्स को करप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम रिसोर्सेज होते हैं, मैक्सिमम मनी होती है, और उस मनी का गलत इस्तेमाल करके ये क्या कर सकते हैं, ये पॉलिटिक्स को करप्ट कर सकते हैं, जिससे कि इनका खुद का इंटरेस्ट पूरा हो सके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्मॉल स्केल ऑपरेशंस और स्मॉल बिजनेसेस। अब हम बात करेंगे स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के बारे में। हमने लार्ज स्केल ऑपरेशंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। अगर किसी इकोनॉमी में लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो किया जा रहा है तो उसके साथ साथ स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस को भी फॉलो किया जाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी केवल लार्ज स्केल ऑपरेशंस के थ्रू फॉलो नहीं की जा सकती या प्रोग्रेस को गेन नहीं कर सकती। उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर भी कंप्लीट फोकस करना होता है। इसके भी अपने खुद कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लार्ज स्केल के बेसिस पर डेवलप नहीं कर सकते। उसके लिए हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ही रिक्वायरमेंट होती है, और इसी पर्टिकुलर फैसिलिटी की वजह से हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मैक्सिमम लेवल तक फोकस करते हैं। यही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्मॉल स्केल बिजनेसेस सर्वाइव करने की कंडीशन में होते हैं इन कंपेरिजन टू द लार्ज फर्म्स इन द बिजनेस वर्ल्ड। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, हर कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी मैक्सिमम लेवल तक फोकस किया जाता है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से रीजन्स हैं जिसके बेसिस पर जो स्मॉल स्केल फर्म्स हैं वो लार्ज स्केल फर्म से प्रॉपर्ली कॉम्पीट करते हुए अपना सर्वाइवल एंश्योर करती हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज इजी टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज। सबसे पहला पॉइंट यही है कि किसी भी स्मॉल फर्म को अगर आपको एस्टेब्लिश करना हो तो बिना किसी ज़्यादा डिफिकल्टी के इसको आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कम अमाउंट के साथ में भी आप स्मॉल स्केल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए आपके अंदर स्पेशल मैनेजरल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, और उसके बेसिस पर आप इसको सिंगल वे में मैनेज कर सकते हो और पूरा इसके ऊपर कंट्रोल भी रख सकते हो। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, सुटेबल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बेसिस पर हम सर्टेन टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, जिनको परफॉर्म करने के लिए पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या जहां आपको स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करने होते हैं या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना होता है, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ही सेट करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मोर स्टेबल एंड एडजस्टेबल विद चेंजेस। सबसे खास बात क्या है इनके अंदर कि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एक बार आपने इनके ऑपरेशंस की डायरेक्शन को कंफर्म कर दिया, ये उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर रेगुलरली वर्क करते रहते हैं, और अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कोई चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को इजिली एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो स्मॉल स्ट्रक्चर की वजह से इनको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और क्विकली अपने फॉर्म में ये उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स।
लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीगेट कंज्यूमर्स के टेस्ट को सेटिस्फाई करती हैं, जबकि स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं अपनी पर्सनल स्किल्स के बेसिस पर। इसी वजह से ये इंडिविजुअल्स के टेस्ट को सेटिस्फाई करने में सक्सेसफुल होती हैं। यानी कि अगर एक कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो अपने पर्टिकुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहता है, तो उसके लिए केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसकी हेल्प कर सकती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हेल्प नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट वन इज लिमिटेड स्कोप ऑफ मार्केट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट का स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। ये मास स्केल पर प्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, ये केवल लिमिटेड क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर सकती हैं और एक स्पेसिफिक सेगमेंट को ये फॉलो करती हैं और उसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को डेवलप करती हैं। ये एक स्मॉल सेगमेंट कैच करती हैं, लार्ज सेगमेंट को फोकस नहीं करती हैं और उस स्मॉल सेगमेंट की नीड के अकॉर्डिंग लिमिटेड क्वांटिटी को प्रोड्यूस करती हैं। इस वजह से इनका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है। 6 पॉइंट इज ये एक फीडर इंडस्ट्री की तरह सर्व करती हैं। किसके लिए, लार्ज स्केल फर्म्स के लिए, क्योंकि जब स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करना होता है लार्ज फर्म्स के लिए, लार्ज फर्म्स के द्वारा, तो उन्हें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये भी स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्मॉल फर्म्स के द्वारा इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और सप्लाई करके लार्ज फर्म्स को ये अवेलेबल कराए जाते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी में डिफरेंट कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डिफरेंट टाइप के टायर्स की रिक्वायरमेंट होती है या इंजन की रिक्वायरमेंट है या और भी बहुत सारे नट बोल्ट्स हैं और भी बहुत सारे उसके अंदर कंपोनेंट्स अवेलेबल होती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो उन कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपनी यूनिट को सेटअप करती हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं स्टैंडर्डाइज्ड वे को फॉलो करते हुए। तो कुल मिला के ये एक तरीके के क्या है, ये एक फीडर इंडस्ट्री की तरह सर्व करती हैं। 7th वन इज ह्यूमन इनर्शिया। स्मॉल फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करना चाहता है, जबकि वो ऐसा कर सकता है। उसे लगता है कि स्मॉल स्केल में ही उसको सफिशिएंट बेनिफिट हो रहा है और वो सेटिस्फाइड है अपने इस बिजनेस से। इस वजह से वो स्मॉल स्केल फर्म के बेसिस पर ही अपने एक्टिविटीज को रन करता है और इसको लार्ज स्केल पर फॉलो नहीं करना चाहता है। एक ये भी रीजन है स्मॉल स्केल फर्म्स के एग्जिस्ट करने का। एंड द लास्ट वन इज असिस्टेंस एंड पैट्रोनेज बाय स्टेट एंड सेंटर। क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स, कंट्री के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप की असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं और पैट्रोनेज देती हैं और इसी वजह से जो बिजनेसमैन है वो स्मॉल स्केल फर्म्स को एस्टेब्लिश करने में इंटरेस्टेड होता है। ओके, थैंक यू।